नमस्कार, सुपरफास्ट 100 में देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ हाजिर है मैं हूं आंचल आनंद। नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक डॉक्टर की लोगों ने जमकर पिटाई की है। ये डॉक्टर साहब जिला अस्पताल में ईएनटी स्पेशलिस्ट रहे। पूर्व सीएस की लोगों ने उनके घर के सामने ही बुरी तरह पिटाई कर दी। डॉक्टर साहब पर जमकर लात घूसे थप्पड़ बरसाए गए। बताया जा रहा है कि जिला अस्पताल में पूर्व सीएस रहे डॉक्टर पी के कुमरा के नर्सिंग होम पर एक युवती कान के इलाज के लिए आई थी। इसी दौरान उसने डॉक्टर पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए, जिससे गुस्साए युवती के परिजनों ने डॉक्टर को जमकर पीटा। हालांकि आरोपी डॉक्टर खुद पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है। उसका कहना है कि इलाज के दौरान युवती बेहोश होने लगी थी, जिस पर उन्होंने उसे केवल सहारा दिया। पुलिस डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज कर जांच में जुट गई है। यूपी के एटा में भी एक मनचले की जमकर पिटाई हुई है। बीच सड़क पर एक महिला ने इस युवक को चप्पलों और लात से जमकर पीटा। मौके पर जमा भीड़ ने बीच में युवक पर हादसा किए। सड़क पर हंगामा चलता रहा। महिला का गुस्सा इस मनचले पर तब फूटा जब ये अपने एक रिश्तेदार के साथ डॉक्टर के यहां आई हुई थी। इसी दौरान इस युवक ने अपने कुछ दोस्तों के साथ महिला पर अश्लील फप्तियां कसी, जिस पर महिला ने इसे पकड़ लिया और पीटना शुरू कर दिया। इस युवक के दोस्त तो भाग खड़े हुए, लेकिन ये दुर्गा बनी इस महिला के हत्थे चढ़ गया। महिला ने बीच सड़क पर इसकी चप्पलों से धुनाई शुरू कर दी। मौके पर मौजूद लोगों ने भी महिला का साथ दिया और इस मजलूम को जमकर सबक सिखाया। बाद में इसे पुलिस के हवाले किया। यूपी के अमरोहा में लाई मारपीट की तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ दो गुट आपस में सरेआम भिड़ गए और देखते ही देखते एक के बाद एक कई लोग आपस में हाथापाई करने लगे। दरअसल अमरोहा के हसनपुर में पेट्रोल कम देने को लेकर विवाद शुरू हुआ और देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई और लाठियां तक चलने लगी। एक तरफ पेट्रोल पंप के स्टाफ थे तो दूसरी तरफ मारपीट की खबर मिलने पर पुलिस पहुंची, लेकिन मारपीट रुकने की बजाय बढ़ती ही चली गई। हाथापाई में 10 से ज्यादा लोग घायल भी हुए। यूपी के बांदा में इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने जमकर हंगामा किया। स्कॉलरशिप नहीं मिलने से ये छात्र भड़के हुए थे। इनका यह आरोप है कि पिछले 4 साल से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें यूपी के बांदा में इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने जमकर हंगामा किया। स्कॉलरशिप नहीं मिलने से ये छात्र भड़के हुए थे। इनका यह आरोप है कि पिछले 4 साल से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिल रही। कॉलेज में हंगामा करने के बाद इंजीनियरिंग छात्रों ने बांदा सतना नेशनल हाईवे को भी जाम कर दिया। इसके चलते गाड़ियों की आवाजाही बाधित रही। छात्रों ने कॉलेज प्रशासन पर कई और आरोप भी लगाए हैं। दिल्ली से आगरा के बीच एक बार फिर से सेमी बुलेट ट्रेन का आज ट्रायल हुआ है। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली इस सेमी बुलेट ट्रेन ने दूसरे ट्रायल में दिल्ली से आगरा की दूरी 98 मिनट में पूरी कर दी। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से सेमी बुलेट ट्रेन 11:20 पर रवाना हुई और 12:58 पर आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पहुंची। ट्रायल रन के दौरान ट्रेन में सिर्फ रेलवे ऑफिसर्स थे। सेमी बुलेट ट्रेन का पहला ट्रायल रन 3 जुलाई को हुआ था। तब इस ट्रेन ने दिल्ली से आगरा की दूरी 100 मिनट में पूरी की थी। आज एक बार फिर से पुरानी खामियों को दूर करते हुए सेमी बुलेट ट्रेन का ट्रायल किया गया। नवंबर महीने से सेमी बुलेट ट्रेन की नियमित सेवा शुरू हो सकती है। 12 डिब्बों के इस ट्रेन में 6 चेयर कार और 2 एसी बोगी है। सेमी बुलेट ट्रेन में वो तमाम सुविधाएं हैं जो राजधानी और शताब्दी ट्रेनों में होती हैं। दिल्ली मेट्रो में ठेके को लेकर बड़ी घूसखोरी का खुलासा हुआ है। ब्रिटेन की एक एजेंसी ने इस मामले में हैरान करने वाला दावा किया है। एजेंसी के मुताबिक ब्रिटिश कंपनी ने ठेके के लिए मेट्रो के अफसरों को 23 करोड़ की घूस दी थी। ब्रिटेन के सीरियस फ्रॉड ऑफिस ने एल्स्टॉम नाम की कंपनी पर भ्रष्टाचार का मामला दायर किया है। ब्रिटेन में दर्ज केस के मुताबिक कंपनी ने साल 2000 से 2006 के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए दिल्ली मेट्रो को 23 करोड़ की घूस दी। मूसलाधार बारिश ने दिल्ली की रफ्तार को आज पूरी तरह से थाम कर रख दिया। हालांकि बारिश ने लोगों को उमस और चिलचिलाती गर्मी से निजात जरूर दी। बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरने से लोगों को काफी मुश्किलें। दिल्ली में तेज बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरने से कई लोगों की गाड़ियां बंद हो गईं, जिसके बाद उन्हें धक्का लगाकर गाड़ी को किनारे लगाना पड़ा।
दिल्ली में करीब 2 घंटे तक हुई इस तेज बारिश ने एमसीडी के दावों की भी पोल खोलकर रख दी। आईएसबीटी मेट्रो स्टेशन के नीचे सड़क पर पानी भरने से वहां पर तालाब जैसा मंजर दिखा। सड़क पर पानी भरने से गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिली। वहीं बारिश से ठीक पहले आसमान में अंधेरा सा छा गया। सुबह के 11 बजे के करीब गाड़ियां लाइट जलाकर चलती दिखीं। वहीं बारिश के बाद जाम ने भी लोगों को परेशान किया। वहीं गाजियाबाद में भी तेज बारिश ने लोगों को मुश्किल में डाल दिया। तेज बारिश से बचने के लिए लोगों को जहां जगह मिली वो बारिश रुकने का इंतजार करने लगे। जम्मू कश्मीर में बाढ़ को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने कल हाई लेवल मीटिंग की। पीएम ने प्रभावित लोगों तक जल्द मदद पहुंचाने के लिए अधिकारियों को खास निर्देश भी दिए। इस बीच केंद्रीय गृह सचिव अनिल गोस्वामी श्रीनगर पहुंच गए हैं। बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित श्रीनगर में ज्यादा ध्यान देने के लिए पीएम ने कहा है। मोदी ने दिल्ली और अन्य राज्यों से वरिष्ठ अधिकारियों को श्रीनगर भेजने के लिए गृह मंत्रालय को भी निर्देश दिया है। जम्मू कश्मीर में मौसम सुधरने के बाद नदियों के जलस्तर में कमी आई है, जिससे राहत और बचाव के काम में तेजी आई है। हालांकि बाढ़ से आई तबाही से अभी भी 4 लाख लोग जम्मू और कश्मीर घाटी के अलग अलग इलाकों में फंसे हैं। मरने वालों की तादाद 200 के पार पहुंच गई है। सेना, एनडीआरएफ और वायुसेना पूरी ताकत के साथ राहत और बचाव के काम में जुटे हैं। अब तक 1 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। जम्मू कश्मीर में जान जोखिम में डालकर सेना और एनडीआरएफ के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हालात सुधरने के बाद सेना ने पुंछ और राजौरी के बीच सड़क मार्ग फिर से बहाल कर दिया है। पुंछ और राजौरी को जोड़ने वाले सड़क मार्ग पर बना ये एकमात्र पुल 6 सितंबर को बाढ़ में बह गया था। श्रीनगर में मोबाइल सेवा बहाल करने के लिए बीएसएनएल की टीमें लगातार काम कर रही हैं। जम्मू के तकरीबन 60% इलाके में बिजली बहाल कर दी गई है। हेलीकॉप्टरों के जरिए लोगों को बाहर निकालने का काम और उन तक रसद, दवाइयां, टेंट पहुंचाने का काम जारी है। सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग ने राहत और बचाव कार्य का जायजा लेने के लिए कल जम्मू कश्मीर का दौरा किया। उन्होंने कहा कि जब तक हर फंसे हुए शख्स को निकाल नहीं लिया जाता, तब तक सेना का ऑपरेशन मेघ राहत जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए पीएमओ आगे आया है। पीएमओ के सभी अधिकारी और कर्मचारी जम्मू कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए अपनी 1 दिन की सैलरी देंगे। ये सारा पैसा प्रधानमंत्री राहत कोष के जरिए पीड़ितों तक पहुंचाया जाएगा। जम्मू कश्मीर में बाढ़ की आड़ में पाकिस्तान से आतंकियों की घुसपैठ की आशंका जताई गई है। बाढ़ से सीमा पर लगे तारों के बाढ़ कुछ जगहों पर बह गए और खुफिया एजेंसी को आशंका है कि आतंकी इसी का फायदा उठा सकते हैं। बाढ़ के चलते पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकियों के कई प्रशिक्षण केंद्र तबाह हो गए हैं। खुफिया एजेंसी को आशंका है कि अब ये आतंकी भारतीय सीमा में घुसने की फिराक में है। इस बाबत आर्मी को अलर्ट किया गया है। खुफिया एजेंसी ने केंद्र को पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों का नक्शा भी सौंपा है। नक्शे में पाकिस्तान के जलालाबाद, बालाकोट, एबटाबाद, गढ़ी हबीबुल्ला समेत कई जगहों पर आतंकी प्रशिक्षण केंद्र होने की बात कही है। कश्मीर में आई बाढ़ में दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में रहने वाले एक ही परिवार के 20 लोग फंस गए हैं। ये लोग एक शादी में कश्मीर गए थे। संपर्क न हो पाने से परेशान परिवार मदद की गुहार लगा रहा है। गाजियाबाद में भी कई लोग जम्मू कश्मीर से अपनों के लौटने का इंतजार कर रहे हैं। सतीश सिंघल और वीरेंद्र सिंह का परिवार अपनों की सलामती के लिए चिंतित है। इनके परिजन कश्मीर में फंसे हुए हैं। 8 सितंबर से रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते मध्य और उत्तरी गुजरात में भी बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। करीब 125 गांवों में बिजली ठप हो गई है। अहमदाबाद, वडोदरा, पाटन, भरूच, साबरकांठा, आनंद समेत 9 जिलों की 27 सड़कों पर आवाजाही पूरी तरह से बंद। राजस्थान के उदयपुर में भी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। भारी बारिश ने नगर निगम और यूआईटी की पोल खोल दी है। पूरे शहर में हुए जलभराव के चलते समंदर जैसे हालात हो गए हैं। लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी है। राजस्थान के जोधपुर में बीएसएफ के डीआईजी की कार सड़क पर आए बाढ़ के सैलाब में बह गई। गनीमत ये रही कि बीएसएफ के जवानों ने वक्त रहते डीआईजी को कार से बाहर सुरक्षित निकाल लिया। राजस्थान के कई इलाके इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। पाकिस्तान में भी भारी बारिश और बाढ़ ने कहर ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। बारिश के चलते हुए लैंडस्लाइड और बाढ़ के चलते अब तक 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 10 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। अकेले पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बाढ़ के चलते 179 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में 64 और गिलगिट बाल्टिस्तान में 14 लोगों की मौत हुई है। बाढ़ से 6000 से ज्यादा मकानों को क्षति पहुंची।
पाकिस्तान के मध्य से लेकर दक्षिणी पंजाब तक चिनाब नदी उफान पर है और इसके आसपास के इलाके जलमग्न हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि सिंध प्रांत में 13 सितंबर को भीषण बाढ़ आ सकती है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने सरकार गठन को लेकर बड़ा बयान दिया है। बीजेपी अध्यक्ष के बयान पर शीला ने कहा कि अगर बीजेपी के पास नंबर हैं तो वो सरकार बनाए। बीजेपी के प्रेसिडेंट ने ये कहा है, जिम्मेदारी से कहा होगा ना, तो यदि इस स्थिति पर पहुंच गई है बीजेपी कि वो सरकार बना सकती है तो अच्छी बात है दिल्ली के लिए। शीला दीक्षित ने दिल्ली में सरकार बनने की वकालत करते हुए ये भी कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के भी विधायक चुनाव नहीं चाहते। इस वक्त जहां तक मैं पहचान पाई हूं, हर एमएलए है, चाहे वो कांग्रेस का हो, आपका हो या किसी को हो, कोई इतनी जल्दी चुनाव नहीं चाहते। जो लोग मुझे बता रहे हैं कि दे वांट गवर्नमेंट टू बी फॉर्म्ड। शीला दीक्षित के बीजेपी को सरकार बनाने की सलाह देने वाले बयान से कांग्रेस ने किनारा कर लिया है। मुकेश शर्मा ने कहा है कि शीला का ये निजी बयान है और इस बयान से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं। मुझे शीला जी के बयान से बहुत धक्का लगा है और उनके निजी विचार हैं। कांग्रेस पार्टी के मैं स्टैंड को दोहराना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी जैसे सांप्रदायिक दल द्वारा किसी भी अनैतिक तरीके से सरकार बनाए जाने के खिलाफ है। जो उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बने तो इसमें गलत क्या है, मैं इससे सहमत नहीं हूं, ना कांग्रेस पार्टी इससे सहमत है। शीला दीक्षित के बयान पर कांग्रेसी भले ही सख्ते में है, लेकिन बीजेपी ने स्वागत किया है। दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा कि शीला ने मौजूदा स्थिति को लेकर सही बयान दिया। शीला जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और 15 साल उन्होंने दिल्ली पर राज किया है। वो संवैधानिक निटी-गिटीज को जानती हैं। एज अ पॉलिटिकल लीडर उनकी जो टिप्पणी है वो बहुत ही गंभीर है, बहुत मैच्योर है। दरअसल एक अखबार से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा था कि दिल्ली में बीजेपी के पास जनादेश है और अगर कोई समर्थन देने के लिए आता है तो बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाएगी। इकोनॉमिक टाइम्स अखबार से अमित शाह ने कहा कि दिल्ली में कोई भी चुनाव नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी को कोई समर्थन देने आता है तो हमें कोई ऐतराज नहीं होगा। उधर इस बयान पर आम आदमी पार्टी ने अमित शाह को निशाने पर लिया। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि बीजेपी चोर दरवाजे से सरकार बनाना चाहती है और चुनाव से भाग रही है। अगर जमीन है, अगर मैंडेट है तो आइए चुनाव लड़िए और ले जाइए 36 सीटें, किसने रोका है? लेकिन चुनाव कराने से क्यों डर रहे हो? अपनी जमीन खो चुकी भारतीय जनता पार्टी अब पिछले दरवाजे से, चोर दरवाजे से सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। किसी न किसी रूप में ये जोड़ तोड़ करके सरकार बनाना चाह रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बीएस बस्सी से मुलाकात कर सकते हैं। वो पुलिस कमिश्नर को स्टिंग ऑपरेशन की सीडी सौंपकर बीजेपी नेता शेर सिंह डागर पर कार्रवाई की मांग करने वाले हैं। आम आदमी पार्टी के स्टिंग ऑपरेशन में फंसे बीजेपी के दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष शेर सिंह डागर को निलंबित किया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि स्टिंग ऑपरेशन में हुई किरकिरी के बाद पार्टी डागर को सस्पेंड करने की तैयारी में है। दरअसल 8 सितंबर को अरविंद केजरीवाल ने ऑपरेशन पर्दाफाश के नाम से स्टिंग वीडियो दिखाया था और दावा किया था कि बीजेपी नेता शेर सिंह डागर ने उनके विधायक दिनेश मोहनिया को 4 करोड़ का ऑफर दिया था। लखनऊ में बगैर इजाजत चुनावी सभा करने के चलते बीजेपी के फायरब्रांड नेता और सांसद योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कल देर शाम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के मुंशी पुलिया चौराहे पर चुनाव प्रचार किया था। योगी आदित्यनाथ के साथ इस प्रचार के दौरान रहे बाकी बीजेपी नेताओं पर भी केस किया गया है। इनमें बीजेपी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी, 2 सांसद जगदम्बिका पाल और लल्लू सिंह और वरिष्ठ नेता लालजी टंडन के नाम भी शामिल हैं। लखनऊ के गाजीपुर थाने में बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ और बीजेपी नेताओं पर कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। उनमें आचार संहिता का उल्लंघन, धारा 144 का उल्लंघन, रोड पर जाम लगाने, सरकारी संपत्ति पर पार्टी का झंडा फहराने की धाराएं शामिल हैं। दरअसल योगी आदित्यनाथ को लखनऊ में सभा करने की इजाजत जिला प्रशासन ने नहीं दी थी। बावजूद इसके वो एक ट्रक में सवार होकर उन्होंने लखनऊ के गाजीपुर इलाके में भाषण दिया। इस दौरान कई बीजेपी नेता भी मौजूद थे। उधर चुनाव आयोग ने भी बगैर इजाजत के योगी आदित्यनाथ की लखनऊ में हुई सभा को गंभीरता से लिया है और जिला अधिकारी से जवाब तलब किया गया है। इस बाबत डीएम चुनाव आयोग को रिपोर्ट भी भेजने वाले हैं।
योगी आदित्यनाथ और खुद पर दर्ज हुए केस को लेकर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि हमने सभा नहीं की बल्कि प्रचार वाहन से सिर्फ प्रचार किया था। योगी आदित्यनाथ के बहाने कांग्रेस ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। पार्टी प्रवक्ता मनीष तिवारी ने कहा है कि बीजेपी भारत को दूसरा पाकिस्तान बनाने की दिशा में काम कर रही है। समाजवादी पार्टी ने योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने उन्हें ढोंगी और दंगाई तक कह डाला। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ दाखिल की गई चार्जशीट को मुजफ्फरनगर कोर्ट ने पुलिस को वापस कर दिया है। कोर्ट ने चार्जशीट के बारे में कहा है कि इसमें नियमों का पालन नहीं हुआ है और खामियां दूर की जाए। अप्रैल में लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने के आरोप में अमित शाह पर केस हुआ था और बुधवार को मुजफ्फरनगर पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी। अब पुलिस को नए सिरे से चार्जशीट फाइल करनी होगी। महाराष्ट्र में रिपब्लिकन पार्टी ने बीजेपी और शिवसेना को गठबंधन से अलग होने की धमकी दी है। आरपीआई ने 10 सीटें मांगी हैं, लेकिन अब तक सीट बंटवारे पर फैसला नहीं होने से रामदास अठावले ने गठबंधन छोड़ने की धमकी तक दे डाली है। केरल सरकार के बार लाइसेंस रद्द करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर तक रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई होने तक केरल में बार खुले रहेंगे। केरल सरकार ने हाल ही में 5 सितारा होटलों के नीचे की श्रेणी वाले होटलों में शराब की बिक्री पर रोक लगाई थी। निठारी कांड में फांसी की सजा पाए सुरेंद्र कोहली से उसकी मां ने मुलाकात की। मेरठ जेल में ये मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली। सुरेंद्र कोहली की मां जब मेरठ जेल पहुंची तो इंतजार के दौरान उनकी तबीयत भी बिगड़ गई। हालांकि बाद में उन्हें मुलाकात का मौका मिला। एनआईए ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले श्रीलंका के एक शख्स को चेन्नई में गिरफ्तार किया है। एनआईए के मुताबिक अरुण सेल्वाराजन नाम का ये शख्स पाकिस्तान के इशारे पर जासूसी कर रहा था। एनआईए ने बताया कि पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले अरुण की कई अहम संस्थानों में पहुंच थी। दिल्ली में राष्ट्रवादी शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने प्रगति मैदान में चल रहे आलीशान पाकिस्तान एक्सपो के विरोध में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने गद्दार पाकिस्तान का सामान नहीं बिकेगा के नारे लगाए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। पाकिस्तान हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने आलिशान पाकिस्तान एक्सपो पर कहा है कि इस इवेंट से दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों के नए रास्ते खुलेंगे। अफगानिस्तान दौरे पर गई विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने राष्ट्रपति हामिद करजई से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने लार्जेस्ट नेशनल फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी में हिस्सा लिया। दिल्ली के पौष इलाके में चोरी का एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। राजनिवास मार्ग पर चर्च में चोर घुसते हुए नजर आते हैं और अलमीरा में बंद दान के सारे पैसे लेकर चलते बनते हैं। चर्च में इन चारों चोरों के दाखिल होने की तस्वीरें भी सीसीटीवी में कैद हुई हैं। चारों ने नकाब पहन रखा था और सीसीटीवी फुटेज को कंप्यूटर के सीपीयू से डिलीट करने की भी कोशिश की। मुंबई पुलिस ने छतरी गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो कई बैंकों में करोड़ों की चोरी को अंजाम दे रहा था। अंधेरे में जैकेट और हेलमेट पहनकर ये बदमाश बैंक आते थे। इनके पास छतरी होती थी जिससे ये सीसीटीवी की निगरानी में आने से बच जाते थे। नवी मुंबई पुलिस ने कार चोरी के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। नवी मुंबई में एक बार मालिक की हत्या के पीछे उसकी एक गर्लफ्रेंड को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। लोगों का कहना है कि बाहर टेंडर एक लड़की से शादी का वादा कर दूसरी लड़कियों को घुमाता रहता था। इसी वजह से उसकी हत्या की गई। दिल्ली के जाफराबाद में एक युवक की गर्दन कटी लाश मिलने से सनसनी फैल गई। दिल्ली के फर्श बाजार इलाके में एक महिला की खुदकुशी का संदिग्ध मामला सामने आया है। दिल्ली में डीटीसी की क्लस्टर बस में आग लगने से हड़कंप मच गया। यूपी के फैजाबाद में समाज कल्याण मंत्री अवधेश प्रसाद की लाल बत्ती कार ने एक बाइक सवार शख्स को जोरदार टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि मंत्री की एम्बेसडर कार में उनका बेटा मौजूद था। जिस गाड़ी से हादसा हुआ उसका नंबर यूपी 42G0836 बताया जा रहा है। राजस्थान के सिरोही जिले के छिपा बेरी में यात्रियों से भरी बस 40 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 40 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनमें कुछ की हालत गंभीर है। सिरोही के छिपाबेरी के पास एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में बस बेकाबू हो गई और 40 फीट गहरी खाई में जा गिरी। ग्रेटर नोएडा के जेवर इलाके में पड़ोस में रहने वाले 3 लड़कों ने घर में घुसकर एक महिला के साथ हथियार की नोक पर गैंगरेप किया।
मेरठ के खरखौदा इलाके में एक महिला के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लड़कियों के साथ बढ़ती छेड़खानी की घटनाओं और रैगिंग के विरोध में छात्र संगठन आईसा ने एक सेमिनार का आयोजन किया। राजस्थान के सीकर में हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां पर भगवान हनुमान के नाम पर आधार कार्ड बनाया गया है, जिसमें हनुमान जी की तस्वीर तक लगी है।